I hope the screen is visible to you. Yes, sir. Okay. Today you are having another session also in 2 to 4 session? No, Or sir. it is the last session? No, sir. So it means it is the last session for today. Okay, sir. आई एम आस्किंग यू नॉट मैं आपको पूछ रहा हूँ बस कि आज का ये लास्ट सेशन है ना, कि इसके बाद 2 से 4 में भी कोई है सेशन है? नहीं है। ओके okay. In value added statements, we had seen the first part VAS last session में. Okay, value added statement theory और example दोनों देखा था. Okay, it is again it is a part कि हम दिखा रहे हैं कि भाई if illiterate person want to identify कि कंपनी ने कौन सा प्रॉफिट किया, कहाँ पर इम्प्लाइड किया है, वैल्यू एडिशन कहाँ पर किया है, वैल्यू अप्लाई कहाँ पर किया है. सो ये स्टेटमेंट उसी के लिए, जो प्रीवियस सेशन में 4 क्वेश्चन थे, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी के साथ कंपनी की मार्केट वैल्यू उनकी फेयर वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं. तो लास्ट सेशन में हमने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था. आज देखेंगे इसका एक एग्जाम. ये पीडीएफ भी मैं आज का सेशन खत्म होने के बाद आपको शेयर कर दूंगा पूरी. Okay, today we will learn economic value added statements. Now, अभी इकोनॉमिक लास्ट में सिर्फ हमने देखा था वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. तो ये कॉमन था कि कंपनी ने कितनी वैल्यू ऐड की और उसने कहां पर उसको अप्लाई किया है. Now we are going to identify इकोनॉमिक, मतलब जो कॉस्ट है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कितनी की है कंपनी ने. अभी इकोनॉमिक का मतलब नॉर्मली होता है कि फाइनेंशियल कितना गेन किया है. तो नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी खुद के खुद की जो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, जो बोरोड मनी है जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है, वो उसकी कॉस्ट है. ओके, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है हमारी. इधर हमने बैंक से लिया, फ्रेंड्स के पास लिया, इक्विटी लिया, डिबेंचर लिया, कुछ भी हमने हायर किया. सो कंपनी नीड्स टू पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन इट. सो कंपनी, मान लीजिए कि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस ओपन करना है बट मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तो मैंने बैंक से लोन तो ले लिया और बैंक ने बताया कि 10% इंटरेस्ट या 15% इंटरेस्ट लूंगा. सो ये इकोनॉमिक कब पड़ेगा मुझे? अगर मैं 15% से ज्यादा अर्न करूंगा प्रॉफिट, तो ही मैं 15% उनको रिपे कर पाऊंगा इंटरेस्ट, और बाकी का प्रॉफिट मेरे लिए बचेगा. मतलब मैं 30% या 35% प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ, तो 15% देने के बाद भी 15 या 20% मेरे पास बचेगा. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कंपनी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है उसमें सभी आ गई. ओके, आई एम यूजिंग द सिंगल वर्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स. ओके, उसने बोरोइंग जहां से किया है, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट, डिविडेंड जो भी पे करना है, वो सभी कवर हो जाने के बाद भी अगर कंपनी गेन कर रही है या नहीं, ये हम देखेंगे आज के स्टेटमेंट में. आज 3 पार्ट कवर करेंगे आज के सेशन में: इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. ओके, तीनों एकदम इजी है, ज्यादा कोई लॉजिक वाली बात नहीं. ओके, सो देखते हैं. In corporate finance, economic value added or EVA, a registered trademark of a Stewart company. अच्छा, ये कंपनी थी जिसने वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया था, उसने बनाया था. ये कंसल्टिंग फर्म थी. ओके, इज एन एस्टिमेट ऑफ द फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट. देखो, हमने फाइनेंशियल प्रॉफिट की हम बात नहीं कर रहे, वी आर आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक प्रॉफिट. ओके, being the value created in excess, किससे ज्यादा? being the value created in excess of required return of the company's investor. कंपनी के इन्वेस्टर्स ने जो भी इन्वेस्ट किया है
वो लोग जो रिक्वायर रेट रखते हैं, मान लीजिए डिविडेंड इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर ये इक्विटी शेयर ये बोलते हैं कि हमें 10% डिविडेंड मिलना चाहिए, तो उससे ज्यादा कंपनी अर्न कर रही है या नहीं. ओके, सो द वैल्यू क्रिएटेड इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टर बीइंग शेयर होल्डर्स एंड डेप्ट होल्डर्स. ओके, दोनों आ गया. ओके, कंपनी इन्वेस्टर में सब आ गए, शेयर होल्डर्स भी आ गए एंड डेप्ट होल्डर में लॉन्ग टर्म सब हो गया. ओके, लॉन्ग टर्म में आपने जहां से बोरो किया, बैंक, फ्रेंड्स, डिबेंचर सब इंक्लूड हो गया. क्वाइट सिंपली ईवीए इज द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म लेस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. बस एक ही स्टेटमेंट में पूरा आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट मिल गया. कैसे? प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. मान लीजिए मैंने 15,000 प्रॉफिट कमाया और 5,000 मुझे इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट डिविडेंड सब, तो 15 माइनस 5, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. 10,000 हमने इकोनॉमिकली वैल्यू ऐड किया है कंपनी में, ये हम बोलेंगे. ओके, सो ईवीए इज द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म लेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. ओके, तो जो हमने कॉस्ट ली है, ओके, कॉस्ट यहां से माइनस कर देंगे. So we got economic value added. That's the cost of financing the firm's capital. The idea is that value is created when the return on the firm's economic capital employed is greater than the cost of capital. Okay, economic capital employed अगर आपके cost of capital से ज्यादा है, okay, तो हम बोलेंगे उसको कंपनी गेन कर रही है. इकोनॉम ईवीए भी हमारा दो कैटेगरी में होगा, आइदर इट इज इन पॉजिटिव एंड सेकेंड वन होगा माइनस या नेगेटिव. अभी प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एकदम एकदम सिंपल लॉजिक से समझ में आ जाए ऐसी बात है. ओके, अभी सिंपल लॉजिक मान लीजिए, ये फॉर्मूला भी मैं समझाता हूँ आपको. फॉर्मूला में भी ज्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है, लॉजिकली उसने आइडेंटिफाई एक एक उसको कोडिंग किया है, बट हम नॉर्मली समझ जाएंगे उसको. ओके, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? इफ my economic gain, if my economic profit, if my profit is greater than the cost of capital of hiring. Okay, जितनी भी मैंने हायरिंग की है, either it is from certain ways, जहां से मैंने हायरिंग किया है, if the cost of borrowings is less than the gain, so I can say my economic value added is in positive in nature. Okay, बट अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आप गेन कर रहे हो, ओके, 15,000 पेमेंट करना है और 5,000 ही प्रॉफिट हुआ है, ओके, तो वी आर आवर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव फॉर्मेट. ओके, तब उसको बोलेंगे हम नेगेटिव. अभी यहाँ फोकस क्या करना है, ईवीए कैलकुलेट, बस यही फॉर्मूला है हमारा ईवीए, बस ये, बाकी कुछ याद नहीं रखना है. ईवीए का ये फॉर्मूला है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इसका मतलब क्या होता है? NOPT, नो पार्ट नहीं है, इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अभी ये टर्म समझनी है हमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों समझना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी समझेंगे. ओके, सो ये समझ लेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, अभी लॉजिकली ये समझना है हमारा. नॉर्मल हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे काउंट करते हैं कि ग्रॉस सॉरी नेट प्रॉफिट अगर हमारे पास है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें से हम सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट.
ओके, ये हो जाने के बाद करते हैं माइनस टैक्स, ये हमें मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये समझना है जरा रिद्धि जी, ये थोड़ा लॉजिकली समझना, बिकॉज ये दोनों टर्म अलग अलग है। ये जो हमने आइडेंटिफाई किया, इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये ऐसा प्रॉफिट है जहां पर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस चाहिए। Now what we are in need, net profit after tax only, मुझे टैक्स माइनस करके ही अमाउंट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट के साथ चाहिए। मतलब क्यों इसके साथ चाहिए, तो मुझे इंटरेस्ट चार्ज कितना है वो आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज डेट मुझे पेमेंट करना है। सो आई नीड द अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट हो बट टैक्स ना हो, समझना। आई नीड द अमाउंट, ये मतलब कौन सी अमाउंट, जिसमें टैक्स नहीं हो, टैक्स नहीं हो बट इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये तो लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है कि टैक्स हो और इंटरेस्ट नहीं हो, कैसे होगा भैया, टैक्स माइनस करने से पहले तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है। ओके, लॉजिक तो ये बोलता है कि टैक्स माइनस करे, इससे पहले इंटरेस्ट हमेशा हमें माइनस करना है, उसके बाद ही हम टैक्स माइनस करते हैं। ओके, तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रॉफिट चाहिए जिसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और टैक्स नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, सिर्फ उसको रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, अभी यहाँ पर इंटरेस्ट फिर से ऐड कर देंगे। ओके, तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और विथ इंटरेस्ट, ये हो गया। बट ये अमाउंट ऐड करते समय को याद रखना है, मान लीजिए यहाँ पर 10 अमाउंट है, ओके, और टैक्स 10% है। ओके, तो इंटरेस्ट सिर्फ 9 रुपीज ही ऐड होगा यहाँ पर। ऐसा क्यों, बिकॉज 10 रुपीज के इंटरेस्ट में से हमने टैक्स तो जितने परसेंटेज था उतना पे कर दिया है। मान लीजिए 20% अगर इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट सिर्फ ऐड करेंगे 8 रुपीज। अगर टैक्स है 30%, तो यहाँ पर सिर्फ 70% के अकॉर्डिंगली 7 रुपीज ऐड करेंगे। ओके, सो जितनी आपकी नेट इंटरेस्ट है उसी को हमें ऐड करना है फिर। Okay, so we are need the profit in which we are having the deduction of tax only excluding interest. Okay, interest हमें उसमें चाहिए but tax नहीं चाहिए। Okay, so net profit after tax minus, okay, this is C into K। अभी C into K क्या है, C को बोलेंगे हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जब आइडेंटिफाई करेंगे कि टोटल कैपिटल में से कितनी कैपिटल हमारी मान लीजिए आपके पास इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, इसके बाद वाला एग्जांपल है वो हम देखेंगे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स आपने हायर किया है, डिबेंचर्स सब है। इक्विटी शेयर के ऊपर इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड का रेट आपको दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड रेट होगा, तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा। तो ये हर एक टोटल कॉस्ट में से आपकी हायरिंग चार्जेस क्या है इसका मुझे एवरेज करना है, वेटेज एवरेज। ओके, मान लीजिए कि इक्विटी शेयर पे 10% डिविडेंड पे करना है, प्रेफरेंस पे 12% डिविडेंड पे करना है, और जो डिबेंचर्स है उसके ऊपर मुझे 8% से मैंने हायर किया है, तो एवरेज मेरी हो रही है 10%, सभी का मिला के एवरेज हो रही है 10%। तो वेटेज एवरेज कॉस्ट को बोलेंगे हम सी इज स्टैंड्स फॉर वेटेज एवरेज कॉस्ट, सी होगा हमारा 10%। एंड के मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। मान लीजिए आपने 1 लाख बोरोइंग्स की है और एवरेज 10% है, तो 1 लाख इंटू 10%, ओके, कितना इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉर्मली ये फॉर्मूला ईवीए इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। बस यही फॉर्मूला से मिल जाए। ये फॉर्मूला थोड़ा आप नोट कर लीजिए। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज इन परसेंटेज फॉर्म, 7%, 8%, 9%, ये परसेंटेज फॉर्म में होगा। और सभी मान लीजिए डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी, ये सब मिला के हमारा है 10 लाख। ओके, सो 10 लाख इंटू 7%, तो मीन्स मुझे 70,000 पेमेंट करना है और मैं अर्न कर रहा हूँ 1 लाख, 5 लाख, जो भी अमाउंट अर्न कर रहा हूँ, तो उसमें से इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अमाउंट।
चलो लिख लिया आपने? यस सर। नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एवरेज आइडेंटिफाई करना है वही है। ओके, सो सिंपल वे में मैं समझाता हूँ आपको। इससे बाहर जाके कॉस्ट ऑफ वेटेज एवरेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो पहले बताता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, अभी वेटेज एवरेज आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए हमारी इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये हमारी 10 लाख, जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारी 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर हमारा 15 लाख, जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 8%। डिबेंचर्स है हमारे, डिबेंचर्स है हमारे 5 लाख, जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है 6%। सो टोटल हम कर देंगे, टोटल है मेरा 30 लैक्स। ओके, मेरे बास्केट में इक्विटी मैंने सॉरी डेप्ट हायर किया है 30 लैक्स। नाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो कॉस्ट है 10%, 8% और 6%, इसकी एवरेज कॉस्ट मुझे क्या पड़ रही है। ओके, तो नॉर्मली मैं ये करूंगा कि इक्विटी शेयर है हमारा 10 लाख, डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 10%, ये हो गया मेरा एक स्टेप। देखो ये कहां से ला, ये है हमारी इक्विटी, ये हमारा 30 लाख की टोटल कैपिटल, और ये है इक्विटी की बोरोइंग, प्लस प्रेफरेंस शेयर 15 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 8%, प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 6%. Now, this will sum it. Okay, 10 lakh divided by 30 lakh into 10%. So I will get, okay, ये मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, चलिए। 10 lakh divided by 30 lakhs into 10%. So first का आंसर है 0.033 प्लस यहाँ पर ठीक है, हम एग्जांपल में देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। तो मुझे टोटल अमाउंट और टोटल कैपिटल में से इसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो ऐसे वेटेज एवरेज कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे।
ओके, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम वेटेज एवरेज आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें इक्विटी, जो डेब्ट कैपिटल है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, चलो अभी एग्जांपल देखेंगे इसका। ओके, LS Limited provides you with the following summarized balance sheet as on 31st March 17। सिर्फ क्वेश्चन को एकदम शांति से देखेंगे। शेयर कैपिटल इज देयर, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस इज देयर, लॉन्ग टर्म फंड इज देयर, okay, long term sundry creditors, fixed assets and current assets. Additional information provides as follows: profit before interest and tax is 2202.84, okay. PBIT is there, profit before interest and tax, PBIT is given. Interest paid rupees 13.48 lakhs, 13.48 लाख इंटरेस्ट पे कर दिया है, मतलब ये इसमें इंक्लूड है, हमें उसको माइनस करना है। टैक्स रेट इज 40%, ये भी यहाँ से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। रिस्क फ्री रेट, ओके, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट, ओके, ये डिबेंचर्स के लिए होगा, बीटा 1.62 हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.42 एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट 5.6। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फॉर LS लिमिटेड। अभी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है तो एक तो चाहिए दो वैल्यू, ओके, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, और उसमें फिर से क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट अगेन ऐड कर देंगे, बट वो अमाउंट सेम नहीं होगी, वो हम ये एग्जांपल में देख लेंगे। नाउ वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या किया है देखो, ओके, सबसे पहले इक्विटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो इक्विटी में क्या होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये क्यों ऐड किया है, ओके, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस क्यों ऐड किया है, बिकॉज रिजर्व पे राइट शेयर होल्डर्स का ही होता है। प्रॉफिट में से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट में से हम रिजर्व कैरी आउट करते हैं, ओके। सो जो प्रॉफिट में से जो अमाउंट हम रिजर्व में लेके गए, इफ द रिजर्व इज अनयूज्ड, तो उसके ऊपर राइट है शेयर होल्डर्स का ही, ओके। सो शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों अमाउंट 2295। तो देखो ऊपर वाली ये अमाउंट है 2295, ये फर्स्ट अमाउंट, ये क्या हमारी इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय, अभी ये अमाउंट कहां से आ गए 2439.52। तो हमें टोटल कैपिटल चाहिए कि टोटल कैपिटल क्या है, तो ये हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर आप इसको टोटल कर दें, ओके, 2295.08 प्लस 144.44, तो आपका टोटल हो जाएगा, मतलब कि हमने टोटल कैपिटल बोरो इतनी अमाउंट जिसमें से इक्विटी ये है। तो देखो ये दोनों जगह पर सेम अमाउंट है 2439.52। तो ये बता रही है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, और ये है हमारी इक्विटी और ये हमारा डेब्ट फंड, डेब्ट एंड इक्विटी, ओके। चलो इनटू 12.42 कहां से है, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये हमने यहाँ पर लिया और कॉस्ट ऑफ डेब्ट 5.6 हमने यहाँ पर ले लिया, ओके। सो इसके ऊपर से हमें मिल जाएगा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। देखो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ 2295.08 2295.8 डिवाइड बाय 2439.52 into 12.42% into 100, तो आंसर इज 11.68, ओके, 69 ये होगा, देखो 11.69, एंड सेम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो ये भी होगा, ओके। सो टोटल कॉस्ट है मेरी 12.2% है, 12.02%, ये है हमारी वेटेज एवरेज कॉस्ट। अगर इसको मैं 2439.52 से मल्टीप्लाई कर दूं ये अमाउंट, ओके,
फिर से बता रहा हूँ, 12.02 इंटू हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल बोरोड अमाउंट है 2439.52, ये है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर जो भी आएगी ये अमाउंट, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट टू बी पेड। ओके, इतना इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें पे करना है। ओके, चलो नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, सो कैसे किया है देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, सो विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से हम इंटरेस्ट हम फिर से ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पर साइन कर दें, इंटरेस्ट नेट ऑन टैक्स। चलो देखेंगे पीबीआई हम अभी भी कैलकुलेशन में ही है, हमने वेटेज एवरेज आइडेंटिफाई कर लिया, अभी मुझे आइडेंटिफाई करना है नेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दिया था पॉइंट नंबर 1 में 2202.84। ओके, सो हमने लिख दिया 2202.84। सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमें दिया 13.48, तो इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे 13.48। ओके, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स हो गया, जिसमें से 40% टैक्स रेट दिया, तो 40% टैक्स माइनस करेंगे। सो ये हो गया हमारा, ये जो अमाउंट है इट इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। बट वी नीड प्रॉफिट ओनली आफ्टर टैक्स, मुझे इंटरेस्ट तो चाहिए उसमें, फिर से समझा रहा हूँ इंटरेस्ट क्यों चाहिए, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट तो चाहिए उसमें। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमने कितना गेन किया है, सो इंटरेस्ट वाला ही प्रॉफिट चाहिए मुझे। ओके, सो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, इसमें अभी प्रॉफिट इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे माइनस किया था वो हम फिर से ऐड कर देंगे। सो अमाउंट देखिए आप सेम नहीं है, 13.48 नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये 13.48 में से हमने 40% इंटरेस्ट, तो यहाँ टैक्स तो माइनस कर दिया, तो अभी यहाँ पर 60% अमाउंट ही होगी, 60%। अगर टैक्स रेट 50% है तो अगेन इंटरेस्ट आपका बचेगा 50% ही। अगर टैक्स रेट 30% है तो इंटरेस्ट बच जाएगा 70%। मतलब जो इंटरेस्ट टैक्स माइनस करके बचा हुआ है उसी को मुझे ऐड करना है यहाँ पर। तो 13.48 इंटू 60% मैं कर रहा हूँ, इंटू 60%, तो 8.088, तो हमने लिखा 8.09। ओके, और ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये मुझे मिल गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो 1321.71 माइनस ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.02, और ये हमारी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है हमारी। ओके, सो कंपनी ने अर्न किया है 1028.48, इट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। जी आपका माइक ऑन होते हैं। Okay. Now, third statement is market value added. Market value added. अभी मार्केट वैल्यू एडेड एक बल चीज है। ओके, कंपनी ने कितनी मार्केट वैल्यू ऐड की है। ओके, सपोज स्टॉक मार्केट आपको भी पता होगा कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू या बुक वैल्यू है 10 रुपीज, और अभी वो मार्केट में ट्रेड कर रहा है 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 1800 रुपीज, 1700 रुपीज। 10 रुपए वाला शेयर आज 1500, 1700, 2000 पर है, 5000 पर है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कंपनी ने स्टार्टिंग से लेकर आज तक, ये बराबर समझना, फिर ये दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और मार्केट वैल्यू एडेड का डिफरेंस क्या है। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको ये लगेगा सर कि सर ये इकोनॉमिक में भी तो यही करवाया था आपने। कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट से लेकर आज तक हम ये करंट ईयर का नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
ओके, मार्केट वैल्यू एडेड मतलब कंपनी 10, 15, 20, 50 साल में उसकी पोजीशन में, ओवरऑल पोजीशन में कितनी मार्केट वैल्यू ऐड की है। ओके, सो ये 10 वाला शेयर 50 कैसे हुआ, 1000 कैसे हुआ, 1200 कैसे हुआ। ओके, सो ये मतलब एक या एक महीने एक साल में हो जाने वाली बात नहीं है। ओके, टाटा कंपनी का शेयर 10 साल पहले कुछ और अमाउंट पर था, आज कुछ और अमाउंट पर है। तो इट टेक्स टाइम। ओके, कंपनी की मार्केट वैल्यू बनने में टाइम भी लगता है, उसकी क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ये सब होता है उसमें। ओके, सो मार्केट वैल्यू कंपनी ने कितनी ऐड की है। ओके, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, हर एक, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था बोरोइंग्स में, रेट इकोनॉमिक मार्केट वैल्यू एड, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन में, कि हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, हर एक की कॉस्ट को मैंने एवरेज कर दिया। ओके, तो सेम यहाँ पर मार्केट वैल्यू एडेड भी हमें सीखेंगे। मार्केट वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट वैल्यू, आज की प्राइस क्या है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर में दोनों आ गए, बॉन्ड मतलब डेब्ट होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। ओके, करंट वैल्यू क्या है और कैपिटल कंट्रीब्यूट इन्वेस्टर ने कितना किया है। ओके, तो इसका गैप जो भी है उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू एडेड। वैसे नेगेटिव भी हो सकता है, 10 रुपये की बुक वैल्यू का शेयर आज 5 रुपीज भी होगा, 1 रुपीज भी होगा, 0.50 पैसा भी होगा। ओके, सो कंपनी ने मार्केट वैल्यू नेगेटिव वे में, कंपनी की मार्केट वैल्यू नेगेटिव है, ऐसा हम बता सकते हैं। ओके, चलो, फ्रॉम MVA is sorry, on other words, it is the sum of all capital claims held against the company plus the market value of the debt and equity. ओके, सो कंपनी की जो भी गेन उसने की है वो हमें ध्यान में लेनी है। इफ मार्केट वैल्यू इज पॉजिटिव, द फर्म हैज एडेड वैल्यू। ओके, जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट वैल्यू पॉजिटिव है तो कंपनी ने वैल्यू एडिशन की, ऐसा हम बोल सकते हैं। if it is in negative, if it is in negative, ओके, तो कंपनी ने वैल्यू एडिशन नहीं की है, कंपनी हैज डिस्ट्रॉयड द वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू एडिशन कैसे होगी, v माइनस के। ओके, v मींस, okay, v is the market value of the firm including the value of firm's equity and debt. Okay, and k is the amount invested in the firm, कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है वो। ओके, सो एग्जांपल से देखेंगे, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each fully paid ₹505 लाख, ये हमारा इक्विटी कैपिटल। ओके, ये हमारी इक्विटी कैपिटल। 9% convertible preference shares of 10 each, okay, ₹150 lakhs, again it is preference share capital। okay, first equity, second थी preference share capital। 12% secured debentures of ₹100 each। अभी देखो यहाँ पर रुपीज नहीं दिया है। ओके, तो इसको हम क्या समझेंगे, ये है नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ओके, रुपीज नहीं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 लाख इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50 लैक्स। हमारे डिबेंचर्स है 50 लैक्स, रिजर्व है 101 लैक्स एंड स्टैट्यूटरी फंड इज 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50,000। The statutory fund is compulsorily required to invest it in government securities. The ordinary shares are quoted at the premium of 5%. Ordinary share मतलब इक्विटी शेयर। ओके, वो मार्केट में 500 प्रीमियम के ऊपर है। 500 प्रीमियम के ऊपर मतलब अगर उसकी बुक प्राइस 10 रुपीज है और वो प्रीमियम 500% है, मतलब और 50 बढ़ चुके हैं, तो ये जाएगा आपके 60 रुपीज। ओके, सो इक्विटी शेयर की प्रीमियम वैल्यू है 500%। प्रेफरेंस शेयर आर एट ₹30 पर शेयर। अभी प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है, 10, और उसकी मार्केट वैल्यू अभी है 30 रुपीज।
एंड द डिबेंचर्स आर एट पार वैल्यू, मतलब वो फेस वैल्यू पर ही है, 10 रुपए वाला 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपया है, उसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है कि मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू क्या हम बोलेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड, ओके। सो मार्केट वैल्यू सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद बुक वैल्यू या अमाउंट इन्वेस्टेड ये आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। चलो मार्केट वैल्यू क्या है, सो वी आर हैविंग 505 लाख जो है हमारी वो कैपिटल है, ओके। तो 505 लाख ये कैपिटल कौन सी वैल्यू पर है, बुक वैल्यू पर, जब उसकी प्राइस 100 रुपीज थी उसकी ये बुक वैल्यू है, ओके। नाउ इक्विटी शेयर इज ऑन एट प्रीमियम रेट एट 500%, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस तो 100% है ही, और वो ऐड हुआ है एट प्रीमियम 500%, अगेन 100% उसकी बेस वैल्यू है और वो प्रीमियम रेट पर बोल रहा है अभी 500%, तो 100 बेसिक प्लस 500 प्रीमियम, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी 600%, ओके। तो हम टोटल वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी वैल्यू है इक्विटी शेयर की 505 लाख, ये हमारी बुक वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, नाउ इट इज एट 500% प्रीमियम, तो मुझे उसकी अमाउंट चाहिए। तो अगर आप ये भी कर सकते हो कि 505 लाख इंटू 500%, तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा, उसमें आप अगेन फिर से 505 लाख ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल मिलेगा। तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, ये 600 कहाँ से आया, उसकी बेस वैल्यू 100% प्लस 500% हमारा प्रीमियम, तो 505 इंटू 600%, तो उसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की है 3030 लाख। प्रेफरेंस शेयर है हमारे 150 लाख, ये कैपिटल है, ये थोड़ा समझने की बात है। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग, मुझे चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पर परसेंटेज दिए थे तो मैंने डायरेक्टली परसेंटेज कर दिया, ओके। बट अभी उसने 30 रुपीज पर शेयर बोला है, तो ये 150 लाख तो शेयर कैपिटल है, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेंगे, तो 150 लाख डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 15 लाख शेयर हो जाएंगे, ओके। तो 15 लाख शेयर्स और उसकी प्राइस है अभी 30 रुपीज, तो इक्वी प्रेफरेंस शेयर की भी मार्केट वैल्यू मिल चुकी है, वो है 450 लाख। डिबेंचर्स आर एट पार वैल्यू, तो डिबेंचर्स हमारे 10 ईच, 5 लाख इंटू 10, ओके। तो 5 लाख ये हमारे डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और ₹10 उसकी प्राइस है, तो 5 लाख इंटू 10, तो ये भी हो जाएंगे 5 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 10 रुपीज, तो ये हो गए 50 लाख। तो टोटल मार्केट वैल्यू है हमारी 3530, ये है मार्केट वैल्यू, ओके। कंपनी की जो भी कैपिटल उसकी मार्केट वैल्यू ये है, उसमें से माइनस करेंगे लेस, ओके ओके, जितनी भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी बेसिक वैल्यू लेंगे, बेसिक वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारा ये इक्विटी शेयर कैपिटल इज 505 लाख, ये कैपिटल है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 505 लाख माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगेन इट इज 150 lakhs, ये भी हो गया। देन डिबेंचर्स 5 लाख डिबेंचर्स इनटू 10 रुपीज, तो 10 रुपीज तो ये हो जाएंगे 50 lakhs, ओके। तो ये भी हमने लिख दिए डिबेंचर्स 50 lakhs। रिजर्व 101 लाख, ओके, अगेन रिजर्व इज अ पार्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये भी हमने लिख दिया। स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसने बोला है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको भी ले लेंगे बिकॉज हमें हर एक इन्वेस्टमेंट लेना है, तो वो भी हमने ले लिया 50.50 lakhs, ओके। 50 लाख 50,000, तो 50.50, तो ये हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड और ये हमारी मार्केट वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस है 2673.5, इसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू एडिशन, ओके। मार्केट वैल्यू एडिशन, इतनी वैल्यू कंपनी ने ऐड कर दी है, ओके। तो कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर ये समझ सकता है कि इतनी कंपनी की मार्केट वैल्यू है और इतना हमने इन्वेस्ट किया था, तो ये अमाउंट कंपनी ने गेन किया, ओके। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ईवीए एंड मार्केट वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड क्या है ये भी समझ लेते हैं, दोनों का डिफरेंस
EVA and MVA tends to go in the same direction. Okay. However, MVA depends on stock price, future extension of the investors. Okay, एकदम सही बताया कि मार्केट वैल्यू एडिशन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टॉक मार्केट के ऊपर। ओके, स्टॉक की प्राइस के ऊपर कि इक्विटी शेयर की प्राइस क्या है, प्रेफरेंस शेयर की प्राइस क्या है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, EVA is used for managerial assessment more than MVA. Okay, EVA क्यों चाहिए? Okay, if you want to make managerial decision, तो कौन हेल्पफुल ज्यादा होगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट की कंपनी ने इकोनॉमिकली क्या गेन किया है। ओके, मार्केट वैल्यू से प्रॉफिट नहीं आइडेंटिफाई होता। देखिए, मार्केट वैल्यू तो आप मान लीजिए आज स्टॉक मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी है, बट अगर स्टॉक प्राइस गिर गई तो कंपनी की मार्केट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बट इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन क्या बताता है कि एक्चुअल में करंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया या नहीं, फाइनेंशियल टर्म बताता है वो तो कि कंपनी के मोड्स ऑफ ऑपरेशन से कंपनी ने फाइनेंशियल गेन किया, उसको अमाउंट मिली है या नहीं। ओके, सो EVA इज यूज्ड फॉर मैनेजरियल असेसमेंट मोर देन MVA। मैनेजरियल असेसमेंट के लिए इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है MVA से, मार्केट वैल्यू एडिशन से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EVA रिफ्लेक्ट्स परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। ओके, EVA एक साल का परफॉर्मेंस आपको बता देता है कि एक साल में कंपनी के टोटल ऑपरेशन से डेट पेमेंट करने के बाद, इंटरेस्ट, डिविडेंड सब पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है या नहीं। ओके, सो मोस्टली ये याद रखना है कि EVA किससे हम आइडेंटिफाई करते हैं? एक साल के ऑपरेशन से। ओके, while MVA reflects performance over the company's whole life। ओके, कंपनी की होल लाइफ, जैसे मैंने बताया कि 10 रुपए वाले शेयर जो टाटा कंपनी का था फेस वैल्यू का शेयर, वो 20 साल के बाद या 30 साल के बाद या आज उसकी प्राइस 900 रुपीज है या 1000 रुपीज है या 1800 है। तो मैं कब बात कर रहा हूँ कि जब मैंने शेयर परचेज किया था, मतलब 20, 22, 25 साल पहले, और आज उसकी करंट प्राइस है 100, 1500, ओके, 1000, 1800, 2000, जो भी अमाउंट है। तो EVA बताता है एक साल की बात और MVA बताता है होल लाइफ की बात। कंपनी चालू हुई थी, कंपनी स्टार्ट हुई तब से लेकर आज तक की बात। EVA can be applied to individual decisions or other units of a large corporation, while MVA must be applied to the whole company। कैसा, इसका क्या मतलब हुआ? EVA हम किसको अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कंपनी का कोई यूनिट है, मान लीजिए कंपनी प्रोसेस अकाउंट में सिखाए, कंपनी में मान लीजिए A, B और C ये 3 प्रोडक्शन हाउस है। अदरवाइज ये मान लेते कि प्रोडक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज सेक्शन है। अगेन फिर से पॉइंट पर आते हैं। EVA कैन बी अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल डिसीजन और अदर यूनिट्स ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशन। ओके, कोई एक कंपनी के कोई एक पार्ट, कोई एक प्रोडक्शन हाउस, कोई एक सेगमेंट, उसका EVA आप कैलकुलेट कर सकते हो या उसी को अप्लाई हो सकता है। मान लीजिए प्रोसेस ए का प्रॉफिट उतना है तो वो किसको एप्लीकेबल होगा? प्रोसेस ए को ही अप्लाई होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस 5% ज्यादा है तो किसको अप्लाई होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अप्लाई होगा, क्योंकि वो पूरी कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। बट MVA मस्ट बी अप्लाइड टू द होल कंपनी। कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो पूरी कंपनी को अप्लाई होगी। ओके, the relationship between EVA and market value added is more complicated than the one between EVA and the firm value. The relationship between EVA and market value added is more complicated than one between EVA and the firm value। तो उससे थोड़ी ज्यादा EVA complicated है, ये बता रहा है। The market value of the firm reflects not only the expected EVA of assets in place, but also expected EVA from the future products। मार्केट वैल्यू क्या बताती है? कंपनी की मार्केट वैल्यू, मान लीजिए कि टाटा कंपनी कोई बड़ा प्लांट डालने वाली है, अभी तो ये न्यूज आया है, ओके, फिर भी कंपनी कल स्टॉक मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी।
टाटा कंपनी को कल बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, डिफेंस सेक्टर में कोई एक कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है। अभी ऑर्डर मिला नहीं, बट ये न्यूज आ चुकी है। ओके, तो ये न्यूज से ही कंपनी के प्राइस हाइक हो रहे हैं, तो इसी के ऊपर ये स्टेटमेंट है। ओके, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म reflects not only the expected EVA, okay, of assets in place, but also the expected EVA from future products. करंट एसेट्स की तो बताती है, बट फ्यूचर प्रोडक्ट्स, फ्यूचर में कंपनी जो काम करने वाली है उसको भी मार्केट वैल्यू से हम देख सकते हैं। टू द एक्सटेंट that the actual economic value added is similar than the expected EVA, the market value can be decreased even though the EVA is higher. Okay? So it is regarding EVA and MVA. Okay? Now, which are the benefits of market value added? अभी जो हमने लास्ट में सेगमेंट देखा कि मार्केट वैल्यू एडेड का जो हमने चीजें देखी उसकी क्या बेनिफिट्स है। तो इंडिकेटिंग कंपनीज वर्थ, ओके, कंपनी ने क्या काम किया है वो हमें पता चलता है। कंपनीज नेटवर्क मार्केट वैल्यू इज जनरली डिटरमाइंड बाय द सबस्ट्रेटिंग कंपनीज डेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द कंपनीज असेट्स। ओके, कंपनी की नेटवर्थ क्या है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से। मेकिंग शेयर इजियर टू सेल, ओके, इफ द मार्केट प्राइस इज हायर the company is very much sure कि हमारे शेयर्स बिक ही जाएंगे, वो खरीदने वाले मिल ही जाएंगे अगर कंपनी का प्रोस्पेक्ट बढ़िया है, कंपनी आगे जाने वाली है, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। ओके, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मार्केट मेकिंग शेयर्स इजियर टू सेल, ये भी हो जाता है। मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ओके, लोकल गवर्नमेंट, लोकल पब्लिक, लोकल अथॉरिटी जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, अगर आप उस कंपनी की मार्केट वैल्यू सही है, कंपनी की मार्केट वैल्यू एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, ओके, सो आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, द मोर अप्रोप्रिएट मेजर, ठीक है, limitations is that MVA does not take into account the opportunity cost of the invested capital. ओके, MVA नहीं बताता है कि अगर आपने ये अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट की, इसकी जगह पर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे तो उसकी लॉस हम माइनस नहीं करते, सिर्फ ये देखते हैं कि आज क्या इन्वेस्ट किया और अभी उसकी वैल्यू क्या है, बट वो अमाउंट हम कहीं और जगह पर इन्वेस्ट करते तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो भी हमें माइनस करनी चाहिए, वो हम यहाँ पर नहीं करते। MVA does not consider the interim cash returns of the shareholders. Okay, कंपनी कई बार इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड करती है, हमने क्या बोल दिया अभी भाई मार्केट वैल्यू क्या है बस उतना बता दो, बट कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड किया है तो इसको हमने कंसिडर नहीं किया, बिकॉज अगर डिविडेंड नहीं देते तो शेयर की प्राइस और बढ़ जाती, क्योंकि आपने डिविडेंड दे दिया तो शेयर की जितनी बढ़नी चाहिए उतनी वो इंक्रीज नहीं हुई। ओके, तो इंटरिम रिटर्न्स जो भी दिए शेयर होल्डर्स को वो यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। एंड एमवीए कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट डिविजनल और बिजनेस यूनिट लेवल्स। ओके, हम कोई एक डिपार्टमेंट का कैलकुलेट नहीं कर सकते, एमवीए कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑफ द होल कंपनी, पूरी कंपनी का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डिपार्टमेंट, कोई एक यूनिट, मान लीजिए कि टाटा ग्रुप की कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग 5 जगह पर चालू है, साणंद में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, गुजरात में कहीं और चल रहा है, 5 जगह पर टाटा कंपनी का प्रोडक्शन चल रहा है। ओके, और हमने जो मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई की वो पूरी टाटा कंपनी की है, हमने ये नहीं बोला कि टाटा कंपनी का साणंद का प्लांट है उसकी मार्केट वैल्यू है, ये ऐसा बोल नहीं सकते। ओके, सो एमबीए कैन बी कैलकुलेटेड, नॉट कैलकुलेटेड एट डिविजनल और बिजनेस यूनिट लेवल, आप उसके छोटे पार्ट नहीं कर सकते। And last thing, ये बहुत ही छोटा है, shareholders value added. Okay, so shareholders value is a term used in many ways to refer to market capitalization of the company. Okay, shareholder की कितनी value addition की है ये हमें देखना है कि to refer to the concept that primary goal of the company is to enrich the shareholders by paying dividends and causing the stock price to increase. दो काम है,
शेयर होल्डर्स में कब ऐड होगी अमाउंट? तो हायर डिविडेंड। एक तो डिविडेंड आप हाई पेमेंट कर रहे हो, एवरी ईयर आप बढ़ाते ही जाते हो, एंड द स्टॉक वैल्यू, उनकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। मान लीजिए 10% से 20% से 30% से एवरी ईयर कंपनी के स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो स्टॉक होल्डर्स जो शेयर होल्डर वैल्यू एडिशन है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? टू रिफर द कंसेप्ट दैट प्राइमरी गोल फॉर द कंपनी इज टू एनरिच द shareholders by paying dividends and causing the stock price to increase. To refer to the more specific concept that plant action by management and the returns of the shareholders should be outperform certain benchmarks such as the cost of capital concept. In essence, the idea is that shareholders' money should be used to earn a high return than they could earn themselves by investing in risk-free bonds. मतलब इसका लॉजिक ये है, कंपनी कैसे काम करनी चाहिए कि अगर ये पैसा शेयर होल्डर्स कहीं और लगा दे और उनको जितना पैसा मिलता उससे ज्यादा आपको उसको अर्न करके देना है। ओके, तो ये थियरी पर ये बस ये काम करता है शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ओके, बाकी हमें ये 4 पॉइंट देखने थे, अभी 2 पॉइंट बाकी है मुझे कराने आपको। एक तो है फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन। ओके, ये मैं लास्ट सेशन नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा, अभी 2 लेक्चर्स बाकी है। तो इस सैटरडे अगर लेक्चर हो पाए तो ठीक, इफ आई एम इन सुपरविजन आई विल इंटीमेट यू। ओके, बट संडे को लेक्चर हो जाएगा। अगर सैटरडे को नहीं हुआ तो मैं कुछ प्लान करके नेक्स्ट कभी कोई दिन कर दूंगा। ओके, एंड आई एम सेंडिंग द पीडीएफ टू यू। ओके, आपको मैं ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये डिटेल पीडीएफ है। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो बताओ मुझे निधि। नो सर। अच्छा, वो दूसरे जो कैंडिडेट है वो